चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर है, राज्यसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 10 जून को राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव होंगे, यानी वोटिंग होगी। राजस्थान में 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। 15 राज्यों में कुल राज्यसभा की 57 खाली सीटों के लिए चुनाव होंगे। 3 जून तक नामांकन की अंतिम तारीख है। राजस्थान की 4 सीटों पर भी घमासान होना है। बीजेपी के ओम माथुर, केजे अल्फोंस, रामकुमार वर्मा, हर्षवर्धन सिंह का कार्यकाल पूरा होगा। 4 जुलाई 2022 को इनका कार्यकाल पूरा होना है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सुधीर से। तो सुधीर, किस तरह का रण सज रहा है राज्यसभा का राजस्थान में? देखिए, राजस्थान में अब राज्यसभा का चुनाव जो होने जा रहा है वो बड़ा दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि 2016 में जब ये इनका इलेक्शन हुआ था तब परिस्थितियां कुछ और थी। विधानसभा में सीटों का जो आकलन था कुछ अलग था, लेकिन अब चूंकि 2018 की विधानसभा के चुनाव के बाद स्थितियां बदल गई है। अब चूंकि 4 सीटों के लिए मतदान होना है, लिहाजा प्रथम वरीयता के हर एक व्यक्ति को जीतने के लिए 41 वोट चाहिए। ऐसे में जो तस्वीर सामने निकल के आई कि अभी वर्तमान में 108 सीटों पर कांग्रेस जो सत्ताधारी पार्टी वो काबिज है। ऐसे में 82 वोट उनके पास प्राप्त है, इसलिए 2 सीटें साफ नजर आती है। लेकिन तीसरी सीट जीतने के लिए उसके पास 15 वोटों की कमी रहेगी। उसके लिए उनके पास में निर्दलीय, लोकदल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी या भारतीय ट्राइबल पार्टी, इनका सहारा उनको लेना पड़ेगा। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो बीजेपी के पास है उनके पास भी 71 विधायकों की संख्या है। ऐसे में एक सीट उनकी आने वाली है निश्चित रूप से। लेकिन अगर वो दूसरी सीट के लिए जद्दोजहद करती है तो उसके लिए 11 वोटों की कमी निकलेगी। अब चूंकि नामांकन दाखिल होने के साथ ही इस बात की तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि किसकी कितनी सीटें आने वाली है और किस तरह का ये दिलचस्प इस बार का चुनाव राज्यसभा का ये रहने वाला है। क्योंकि जिन 4 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जो जीते हुए कैंडिडेट थे, जिसमें ओम प्रकाश माथुर, केजे अल्फोंसो, रामकुमार वर्मा और हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर, ये 4 सीटें खाली होगी। इनके लिए ही आगे निर्वाचन की कार्रवाई होगी। जी, जाहिर तौर पर अगर हम बात करें क्या मंशा रहेगी कांग्रेस की और क्या मंशा रहेगी बीजेपी के हिसाब से सुधीर, तो जैसे आप खुद ही बता रहे हैं, अंकगणित कांग्रेस के साथ ठीक ठाक है। जो कुछ भी फंस रहा है पेच, वो सिर्फ एक चौथे नाम या चौथी सीट को लेकर होगा। इसलिए मेरा सवाल आपसे यह है, जैसे पिछली बार हमने देखा था सीएम अशोक गहलोत पिछले राज्यसभा चुनावों में एक अपना नाम और एक आलाकमान की तरफ से आया नाम, इस तरह का बैलेंस बनाते हैं। तो कांग्रेस के लिए वही रणनीति होगी। वहीं बीजेपी ने पिछली बार जिस तरह से एक नाम डालकर इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की थी, भले ही अंकगणित साथ नहीं था, वैसा कुछ भी देखने को मिल सकता है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि चुनाव जद्दीजहद अब जो पहले तक एक समय सीमा में पहले तक ये था, जितनी सीटें हैं जिनकी वोटर गणित है उस हिसाब से कैंडिडेट तय हो जाते थे और निर्विरोध भी निर्वाचन कई मर्तबा राज्यसभा के चुनाव में हुए। लेकिन पिछले कुछ समय से ये देखने में आ रहा है कि गणित साथ में हो या नहीं हो, क्योंकि केवल 10 ऐसे विधायक चाहिए होते हैं जो नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए जरूरत पड़ती है। तो जिनका नॉमिनेशन पे 10 विधायकों के साइन हुए, एक कैंडिडेट तैयार हो जाता है। ऐसा 2016 में जब ये निर्वाचन हुआ था तब भी एक निर्दलीय विधायक के तौर पे खड़ा किया गया था। उस समय भी चुनाव हुए थे। और अब भी चूंकि इसमें भी ये लगता है कि 4 सीटों के अलावा 5 नामांकन दाखिल होंगे दोनों तरफ से, और इसको दिलचस्प बनाने के लिए इसमें वोट कास्ट होगा, क्योंकि जो लगातार जो पिछला परिदृश्य सामने देखने में आया है वो इसी तरह का रहा है। जी, तो अगर हम दावेदारों के रूप में कहें तो ओम माथुर का नाम मुझे लगता है एक बार फिर रिपीट में क्या डाला जा सकता है सुधीर, और अगर नहीं तो कौन से नाम हो सकते हैं बीजेपी के लिए और कौन से नाम हो सकते हैं कांग्रेस के लिए? देखिए, ये राज्यसभा का चुनाव इस तरह का होता है कि इसमें कहीं स्थान की बाध्यता नहीं आती, कौन कहाँ का कैंडिडेट है, कहाँ से आके चुनाव लड़ रहा है। जैसे आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का देखें कि यहाँ से इलेक्शन हुआ, राजस्थान से वो निर्वाचित हुए, उससे पहले असम से थे। इस तरह से इन चुनावों में ये अभी कहना जल्दबाजी होगा कि राजस्थान से इन राज्यसभा चुनाव में किस पार्टी का कौन प्रत्याशी होगा, क्योंकि अब दोनों ही पार्टियां इस पर मंथन करने वाली ही है। और जल्द ही जब मंथन से सामने हो जाएगा, दोनों के जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अपने प्रत्याशी तय करते हैं। चलिए, शुक्रिया 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 तमाम जानकारी के लिए। चलिए बात कर लेते हैं बाड़ी विधायक गिरिराज मलिंगा की, जिन पर शिकंजा कसता जा रहा है। मलिंगा की जो बेल एप्लीकेशन यानी जमानत याचिका थी उसे खारिज कर दिया है कोर्ट ने, और साथ ही उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है।
मैं कानून का सम्मान करता हूँ। जो मेरे ऊपर उंगली उठ रही थी आ जाओ, उसकी वजह से मैंने जाके ना खुद सरेंडर कर दिया। न्यायालय पर पूरा भरोसा है, कोर्ट का आदेश है वो सर्वोपरि है। कानून का सम्मान किया। मैंने देखा है कि कितने ही एमएलए ऐसे हैं जिनके ऊपर रेप केस लगते हैं, गंभीर केसेस लगते हैं, भागते फिरते हैं, और वो जब बेल होके आ जाते हैं तो उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया जाता है। आप समझ रहे हैं मैं किसकी ओर संकेत दे रहा हूँ। इधर कांग्रेस का एक विधायक है जिसके ऊपर आरोप लगता है और वो जनता के बीच में रहता है, और उसके बाद में वो खुद जाके चीफ मिनिस्टर के कहने पर आके सरेंडर होता है कि साहब मैं कानून के सामने अपना सिर झुकाता हूँ, और उसके बाद में सारी स्थिति आपके सामने है। तो ये सम्मानजनक तरीके से मलिंगा जी का जो रोल रहा है वो भी प्रशंसनीय है। तो फिलहाल जैसी और देखिए एक बड़ी खबर मिल रही है, विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए वैसे भी प्रदेश में कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है, और जिस तरह से कोरोना केसेस अब रोज दर्ज किए जा रहे हैं वो अपने आप में चिंता का विषय है। और इस बीच विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा कोरोना पॉजिटिव मिले। जिला अस्पताल के क्वारंटीन सेंटर में उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है। कल उन्होंने सीएम से मुलाकात की थी, उनके साथ राजेंद्र गुढ़ा भी थे। पुलिस का पूरा जाब्ता उनके साथ रहा है, कई समर्थक उनके आसपास रहे। ऐसे में अब कई लोगों को टेस्ट कराने की जरूरत पड़ेगी। सहयोगी हरवीर हमारे साथ फोन लाइन पर है। हरवीर, क्या जानकारी है? जी सुमन, मैं आपको बता दूं कि ये गिरिराज सिंह मलिंगा को जयपुर से कल देर शाम को यहाँ धौलपुर लाया गया था। उसके बाद में सदर थाना धौलपुर में उनको रखा गया था। उसके बाद में सुबह जैसे ही सुबह हुई, सुबह इनको पहले तो जो घटना स्थल था वहां पर ले जाया गया। वहां उसके बाद में फिर इनको धौलपुर जिला अस्पताल है वहां लाया गया और उनका मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराया गया। उसके बाद में इनको कोर्ट में SC कोर्ट है उसमें पेश किया गया, और करीब 2.5-3 घंटे के बाद में जो वकीलों की बहस थी उसके बाद में जो फैसला आया, तो फैसला आया कि इनको 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में इनको भेजा गया। उसके बाद में थोड़ी देर में ही पता चला कि ये कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मीडिया कर्मी थे और उनके समर्थक थे और कुछ वकील भी थे, वो इनके सभी संपर्क में आए हैं। जी बिल्कुल, अगर हम कल से देखें सिलसिलेवार हरवीर, तो कल उनकी सीएम से मुलाकात हुई है। राजेंद्र गुढ़ा मंत्री वो उनके साथ रहे। इसके अलावा पुलिस की टीम जो उन्हें लेकर जयपुर से धौलपुर आई वो उनके साथ रहे। फिर धौलपुर में ही पुलिस स्टेशन के बाहर जो उनके समर्थक थे उनके भी आसपास वो रहे। और ऐसे ही वक्त पे मास्क पहनना बहुत जरूरी होता है, लेकिन किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं था। अब कई लोग कोरोना के खतरे की जद में हैं। जी बिल्कुल, अब ये कह सकते हैं कि कई लोग जो इनसे मिले हैं, इनके समर्थक मिले हैं काफी संख्या में, और मीडिया कर्मी भी वहां पर मौजूद थे, और जो उनके वकील थे वो भी वहां पर मौजूद थे। तो ये सभी लोग इनसे मिले हैं। ये कहा नहीं जा सकता है कि क्योंकि ये भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, इनको भी जांच करानी चाहिए। बिल्कुल, आप मेरे साथ रहें। सहयोगी विष्णु शर्मा भी मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विष्णु, देखिए कहा जा रहा था ना कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको अपना कर रखें। अब चूंकि उसमें ढिलाई बढ़ती जा रही है, अब कई लोग ऑटोमेटिकली खतरे की जद में आ गए। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब सबसे पहले जो शुरुआत होती है कि मलिंगा कल किन से मिले, तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि मैं मुख्य CM हो गया, जहाँ पर मेरी मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है। उस दौरान कई आला अधिकारी जो साथ में थे, उसके बाद वे कमिश्नरेट आए जहाँ पर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के साथ में वे थे। और उस दौरान राजेंद्र गुढ़ा जो कि राज्य मंत्री हैं, वे भी लगातार गिरिराज मलिंगा के साथ में रहे। और फिर यहाँ से पुलिस इंस्पेक्टर भगवान साहब मीणा जो उनको वहां लेके गए थे, करीब 5 पुलिसकर्मी उनकी गाड़ी में साथ में थे। तो ऐसे में काफी लोग जो है पूरे घटनाक्रम के दौरान उनके साथ जयपुर में मौजूद रहे। अब हो सकता है कि उनकी भी कोरोना की जांच अब करवाई जाए, क्योंकि अभी जो है गिरिराज मलिंगा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे में जब ये जानकारी जयपुर में पहुंचेगी तो उसके बाद CMO और कमिश्नरेट में मौजूद अधिकारी और जो मुख्यमंत्री जो आवास और जो ऑफिस में जो लोग मौजूद थे उनके भी कोरोना की जांच करवाई जा सकती है। जी, और वो मीडिया पर्संस भी जो उनसे बाइट ले रहे थे या उनसे बातचीत कर रहे थे, देखिए उसमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि काफी मीडिया पर्संस वहाँ मौजूद थे। लगातार उनसे बातचीत की है, उनसे बात जानने की कोशिश भी की थी कि भाई आपका क्या कहना है। तो ऐसे मीडिया पर्सन भी इसमें शामिल है और देखा जाएगा किसी कोरोना की जांच
होगी और किन की सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जी नहीं, बिल्कुल सब सही रहेगा। वैसे विष्णु, किसी भी तरह के सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो उस पर निगाह रखिएगा। मैं आपसे आगे भी बातचीत करता हूँ। हरिवीर, मैं आपके पास आ रहा हूँ इस सवाल के साथ। देखिए, हमारे पास कल की भी तस्वीरें हैं धौलपुर की। हमने देखा कि एक तो अव्वल ये बात मुझे समझ ही नहीं आई कि जब पुलिस किसी को हिरासत में लेकर पहुंची तो इतने सारे समर्थकों के बीच में उनको बातचीत कैसे करने दी गई। दूसरा ये कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो ये था ही नहीं। अब ये कि इनमें से कितने समर्थकों को आप ट्रेस कर पाते हैं, जो आपके सारे मंत्र हैं ना, ट्रेस, ट्रैकिंग और ये टेस्ट, ये सारी चीजें, इन सब की परीक्षा एक ही दिन में हो जानी है। जी, सुबह मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इनकी काफी संख्या में शाम को भी समर्थक यहाँ इकट्ठे हुए थे थाने पर। उसके बाद में जब इनको यहाँ पर जिला अस्पताल में जिनका मेडिकल कराया जा रहा था, उसके बाद में ये अंदर अस्पताल में जब दाखिल हुए थे उसके पहले भी समर्थक उनसे मिले थे, काफी संख्या में समर्थक थे। उसके बाद में फिर इनको यहाँ पर कोर्ट में SC/ST कोर्ट है, वहां पर लाया जाता है। वहां पर भी उनके समर्थक मौजूद थे, वहां पर भी वो मिले और समर्थकों से बोला कि आप यहाँ से जाइए, व्यवस्था खराब होगी, आप अपने अपने घर चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अब देखा जा सकता है कि जो इनके जो समर्थक थे, मीडिया कर्मी थे और जो पुलिसकर्मी थे, उनको कहीं न कहीं जांच उनकी करानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है हरिवीर, कि आप भी वहीं पर मौजूद थे, आपने भी उनके समर्थकों से बातचीत की जो बिल्कुल इनके पास खड़े थे। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने अपने स्वास्थ्य पर, किसी भी चेंजेस पर नजर रखें। इस वक्त मेरे साथ मंत्री राजेंद्र गुढ़ा जी फोन लाइन पर जुड़े हैं, सैनिक कल्याण मंत्री। राजेंद्र गुढ़ा जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। हेलो जी राजेंद्र जी, स्वागत है। हाँ बोलिए। क्या आपको ये जानकारी मिली कि गिरिराज मलिंगा कोरोना पॉजिटिव पाए गए? अभी न्यूज देख रहा था जी, तो अभी लाइव चल रहा है, उसमें देख रहा था मैंने। क्या कल आप भी उनके साथ थे? मैं क्यों था, सेम साहब भी थे। हाँ, देखिए यही वो वक्त होता है ना जब लगता है कि काश कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाया होता, मास्क पहना होता, सारी चीजें। नहीं, लेकिन वो तो पता थोड़ी था पहले कि कोरोना पॉजिटिव है। राजेंद्र जी, हाँ पहले पता थोड़ी कोरोना पॉजिटिव है। हाँ नहीं पता नहीं था, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इसीलिए तो रखते हैं ना अपन लोग कि ताकि दूसरे को खतरा ना हो। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो बढ़िया हूँ। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं? कुछ नहीं, भगवान करे यही रहे स्थिति। राजेंद्र जी, अच्छा एक बात और बताइए, अब आपको कुछ दिनों तक एक एक सिम्टम्स को भी देखना होगा। सीएम के लिए भी ये चिंता की बात है, क्योंकि संपर्क में तो आप लोग आए हैं। कल उनसे मेरी जानकारी के हिसाब से मलिंगा जी से ना, उस सीएमओ में सारे लोग मिले थे जिनके अंदर, और बाकी भी सारे आपको पता है, आप मीडिया में तो बिल्कुल। और इसीलिए अब चूंकि देखिए, चूंकि जो संपर्क में आता है वो थोड़ा खतरे में तो होता है। हालांकि आपने वैक्सीन वगैरह तो पूरी ले ही ली होगी। मैंने तो खाना भी साथ ही खाया था। अच्छा, मैंने मलिंगा के साथ खाना खाया था सेम हाउस में। हाँ। लेकिन अब आप लोगों को बहुत सावधानियां बरतनी है। क्या करे, तो मैं भी क्वारंटाइन हो जाऊंगा, तो क्या करूँ। चलिए ठीक है। राजेंद्र जी, हमसे भी यही प्रार्थना कर सकते हैं कि देखिए कोई बुरी खबर किसी को भी ना सुनने को मिले और सब कुछ ठीक ठाक रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। विष्णु, आपका भी, हरिवीर आपका भी। रुकते हैं ब्रेक के लिए। स्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। 77 सालों तक अंग्रेजों ने किया अत्याचार, अब हर राज्य पर यह मान्य हो जाएगा और पूर्ण रूप से देखें, यह बहुत एक सकारात्मक सोच है जो सरकार की तरफ से पेशकश हुई और माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसे स्वीकारा गया। आजादी के बाद राजनीति का हुआ शिकार कि इसमें कोई ऐसी प्रावधान होना चाहिए जिससे आधार पर कोई भी व्यक्ति उस राजद्रोह का खिलाफ गलत इस्तेमाल न कर सके, इसीलिए पिनल प्रोविजन की बहुत सख्त जरूरी है, ऐसे मुझे लगता है। समीक्षा को तैयार, अब देशद्रोह से बेड़ा पार। तो सेंटर को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो बिल्कुल ओपन माइंड से इसको रिविजिट कर सकें। राजद्रोह फिलहाल रोक, आगे राहत। Inform the honorable court about the intention of the honorable prime minister. Beyond that, if anything else have happened, I don't know.
सवाल है कि केंद्र सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत को आखिर क्या सूचित कर दिया है, ये आपको बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि जिस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी बहस छिड़ी है, उसका सितम करीब 13,000 लोग झेल रहे हैं। इनमें कई वो भी हैं जो राजनीति के शिकार हुए हैं, तो कई ऐसे भी हैं जिन्होंने देश की शान और सम्मान के खिलाफ काम किया है। यही वजह है कि 124A यानी देशद्रोह के कानून पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आईपीसी की धारा 124A पर रोक न लगाई जाए। उदयपुर में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की होटल हिस्टोरिया में पुलिसकर्मियों के साथ बहस हुई। किरोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ता के पिता की मौत पर शोक व्यक्त करने आए हैं, पुलिस घूमने पर पाबंदी नहीं लगा सकती। उन्होंने कहा उदयपुर में मित्र के तीये की बैठक में बैठने के लिए आया, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री के निर्देश पर यहां की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया, जो लोकतंत्र में उचित नहीं है। उन्हें जबरदस्ती यहां से बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है। भारी बल नीचे तैनात है, कई गाड़ियां लगा दी हैं और मेरे को कह रहे हैं आप उदयपुर में नहीं रुकोगे। जिस होटल में मैं रुका हूँ वहाँ से बाहर जाने की कह रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मैंने कोई ऐसा एक्ट किया नहीं, अलोकतांत्रिक या शांति भंग की नहीं, मेरे को क्यों होटल से बाहर कर रहे हो। लेकिन उनका तो एक ही तर्क है, आप यहाँ से जाओ, ऊपर से आदेश है। तो ये तो लोकतंत्र की सीधी हत्या है, मेरे राइट का हनन है। मैं मेरे कार्यकर्ता के घर मिलने आया हूँ, उनके गमी में बैठने आया हूँ और ये पुलिस मेरे को इसलिए बाहर कर रही है कि हम चिंतन शिविर चलेगा 3 दिन तक, आप यहाँ रहोगे नहीं। सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने भ्रष्टाचार पर एक बार फिर हल्ला बोलते हुए सीएम गहलोत के नाम पत्र लिखा। उन्होंने लिखा चिंतन शिविर में भ्रष्टाचार पर भी चिंतन होना चाहिए। उन्होंने पत्र में किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि खुलेआम भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं उन्हें पद से मुक्त करें। विधायक भरत सिंह से बात की सहयोगी योगेश त्यागी ने। भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाने वाले कोटा सांगोद विधायक भरत सिंह ने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री के नाम, और जो उदयपुर में चिंतन शिविर होने वाला है उसमें लिखा गया है कि चिंतन शिविर में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सरकार सोचे, चिंतन करे। और इस तरह से मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार के मामले में मौन रहना ठीक नहीं है। हमारे साथ इस वक्त भरत सिंह मौजूद है। सब अपने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री के नाम और उन्हें एक सजेशन दिया है कि जो भ्रष्टाचार है उस पर भी विचार किया जाए। भ्रष्टाचार के संबंध में मैं हमेशा जब भ्रष्टाचार की शिकायतें आती है तो मैं इसके खिलाफ बोलता रहा हूँ, और हर राजनीतिक पार्टी को इस बीमारी जो समाज में फैल गई है उस पर चिंतन करना आवश्यकता है। मुझे मेरे इर्द गिर्द कोटा के आसपास बहुत ज़बरदस्त भ्रष्टाचार दिख रहा है, और विशेष रूप से खनिज विभाग में, क्योंकि अथाह संभावना है भ्रष्टों को पकड़ने की। कभी हमारे प्रदेश के खनिज मंत्री उन क्षेत्र में गए कि जिन क्षेत्र के बारे में खनिज की शिकायत हो रही है। तो ऐसे लोगों को जो है, जो भ्रष्ट हैं, उनको हटाया जाए। मैं फिर बोलता हूँ कि भ्रष्ट लोगों को हटाओ। कमरे में अगर किसी में प्रवेश करते हैं, कोई एक चूहा मरा हुआ बदबू दे रहा है तो उसको हम निकालते हैं क्योंकि बैठ नहीं सकते, तो वो चूहे को हटा देंगे, उसके बाद थोड़ी बदबू कम हो जाती है। पर यहाँ तो लगातार बदबू आ रही है और वो आपके नाक में नहीं जा रही। हटाना चाहिए ऐसे लोगों को। आपने जो सरकार में कुछ मंत्री हैं बिना नाम लिए ये कहा है कि वो मंत्री भ्रष्ट हैं, उनको भी उनके पद से हटाना चाहिए। बिना नाम लेने की जरूरत नहीं, उनमें बदबू आ रही है, उनके आसपास उसका आने के उनके वो जनरेट कर रहे हैं बदबू, समाज में फैली हुई है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ जिससे पार्टी को नुकसान हुए, जो नुकसान करते हैं, गलत बात बोलते हैं, उनको निकाल दीजिए, आप फेंक दीजिए। भरत सिंह को निकाल के पार्टी से बोले कि ये बकवास करता है। अरे मैं सही बात बोल रहा हूँ, जनता की आवाज़ बढ़ा रहा हूँ। समाज दुख पा रहा है। क्या होगा इस मुल्क का, क्या हो रहा है श्रीलंका में,
भागे भागे फिरेंगे फिर हम लोग। योगेश त्यागी, न्यूज 18 कोटा। बात कटारिया के कांग्रेस पर प्रहार की। गुलाबचंद कटारिया ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर कटारिया ने कहा कि राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव क्यों हो रहा है, इसे लेकर चिंतन करना चाहिए। कटारिया से बात की सहयोगी सौरभ गृहस्थी ने। हिस्सों में हो रही घटनाओं के साथ ही अब एक और घटना सामने आई है। हनुमानगढ़ के नौहर में एक वारदात हुई है। इस वक्त बीजेपी के नेता गुलाब जी भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नौहर में जो है वो विश्व हिंदू परिषद के एक अध्यक्ष के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। देखो क्या है कि पिछले कुछ लंबे समय से राजस्थान में सांप्रदायिक विद्वेषता की एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, और इसका मतलब यह है कि ये जब तक सरकार के द्वारा प्रोटेक्टेड लोग नहीं हों तब तक इस प्रकार की हकामत जो है वो नहीं कर सकते। करौली ने तो इस प्रमाणित ही कर दिया कि वो पीएफआई के लोग हैं और उनके बारे में सरकार के पास सब जानकारी है, लेकिन उसके बाद भी हाथ पे हाथ धरे रखे रहे। उसके कारण से हुआ जोधपुर में मुख्यमंत्री के नाक के नीचे हो गया, भीलवाड़ा में इसी प्रकार से, अलवर में इसी प्रकार की घटनाएं एक के बाद एक, और लाहौर की आज घटनाएं। सामान्यतः उसने जो बदमाश लड़के रात को लंबे समय तक वहां जाकर के मंदिर पर बैठ जाते हैं, वो एक कम्युनिटी विशेष के थे। उनको कहा भैया तुम यहाँ रात को इतनी देर तक मत बैठा करो, तो उन्होंने कोई मारपीट की और उसका सर फाड़ दिया। उसके कारण से स्वाभाविक है। मैं सोचता हूँ कि जो चिंतन शिविर हो रहा है वो इस बात की चिंता भी करें कि हम कभी देश पे राज करते थे, आज हम दो में क्यों रह गए। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। कल से लेक सिटी में कांग्रेस की नव संकल्प शिविर है। इस बीच कांग्रेस की चिंता बढ़ी है। प्रदेश में एक के बाद एक हो रही सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं से राज्य सरकार की चिंता बढ़ी है। विपक्ष इन घटनाओं को लेकर लगातार सरकार को घेर रहा है। वहीं अब सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को पुरजोर जवाब देने की तैयारी कर ली है। तोड़ा बीजेपी ने और माहौल बिगाड़ा, खुद मंदिर तोड़ के, और बीजेपी ने आरोप कांग्रेस पर लगाने की कोशिश की। ये जो पूरा माहौल इन्होंने बनाया उसको लेकर हर मंत्री को मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन दिए हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप 13 तारीख को जाकर हर डिस्ट्रिक्ट में आपके प्रभार वाले जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, राजस्थान की जनता को पूरी बात बताएं। हमारी बजट की योजनाएं, हमारी फ्लैगशिप योजनाएं, हमारी चिरंजीवी योजना, हमने जो बिजली फ्री की, हम जनता के साथ खड़े हैं। ऐसे में अमन चैन भाईचारा बनाए रखना हर मंत्री की, हर एमएलए की, हालांकि अपोजिशन पार्टी की, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन यदि कोई माहौल बिगाड़ता है तो ऐसे में उसके साथ सख्ती से निपटना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसको लेकर पूरी चिंता व्यक्त की गई। जाने माने हास्य कलाकार ख्याली सहारण ने आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हनुमानगढ़ पहुंचे ख्याली ने प्रेस वार्ता कर कहा कि वो जनता की सेवा के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, उनका चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि भाजपा वोट बैंक की राजनीति करती है, जबकि केजरीवाल मॉडल अपनाने की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। जो जरूरत है 5 की, वो बिजली की जरूरत है, वो शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। इन 5 पे तो आपने बात ही नहीं की। किसान बैठे देखते रहे, कभी ये बात करेंगे कि हमारे किसानों के लिए डीएपी खाद के लिए, बीज के लिए किसानों को खेतों में पानी नहीं मिल रहा है, नहरें बंद पड़ी है, वाटर वर्क्सों की दिक्कत है, उसके लिए कोई शायद बोलेंगे, लेकिन उसका एक शब्द नहीं बोला। वोट दे दो जी, सरकार बना दो, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। मैं हनुमानगढ़ वासियों से निवेदन करता हूं कि ये डबल इंजन भी बेच देंगे। जो पवन हंस हेलीकॉप्टर के इंजन बेच सकते हैं, वो डबल इंजन बना दोगे वो भी बेच देंगे। क्या आज से 5 साल पहले डबल इंजन की सरकार नहीं थी? यहाँ वसुंधरा जी थी और सेंटर में मोदी थे। तब भी तो आप एक ही थे ना। अब आप कह रहे हो जी अगर वहाँ और यहाँ दोनों हमारी सरकार होगी तो वो बजट काम आएगा, तो 5 साल पहले कौन थे? 13 से 16 मई तक होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर अजमेर प्रशासन अलर्ट है। कानून व्यवस्था के साथ ही परीक्षार्थियों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट भावना गर्ग ने आला पुलिस अफसरों के साथ बैठक की। जिले में परीक्षा आयोजन के लिए 27 केंद्र हैं, जिसमें शहर के अलावा किशनगढ़ और ब्यावर में भी परीक्षा होगी। 4 दिन 2 पालियों में आयोजित होने वाली परीक्षा में करीब 1.25 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बसों की व्यवस्था करने के साथ ही गर्मी के मौसम को देखते हुए टेंट और पीने के पानी की भी व्यवस्था की गई है। जिले में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 13 तारीख से 16 मई तक रहेगी और अजमेर शहर के अलावा किशनगढ़ और ब्यावर में
ये परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए कलेक्टर साहब के निर्देशन में मीटिंग हो चुकी है, कलेक्टर साहब एसपी साहब के निर्देशन में, और जो भी व्यवस्थाएं की जानी हैं हर लेवल पर वो व्यवस्थाएं माकूल की जा चुकी हैं। उसके संबंध में भी आज जो दिशा निर्देश और दिए जाने। भीलवाड़ा शहर के शास्त्री नगर क्षेत्र में मंगलवार को समुदाय विशेष के युवकों ने आदर्श नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या की, जिसके बाद वह बजरंग दल और बीजेपी ने बुधवार को भीलवाड़ा बंद का आह्वान किया। बुधवार को भीलवाड़ा बंद रहा। आज भीलवाड़ा जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा, हिंदू संगठन और उनके परिवार वालों की मांगों पर बुधवार शाम सहमति बनी। उसके बाद मृतक का पोस्टमार्टम कर सम्मान के साथ दाह संस्कार हुआ। उसी समय भीलवाड़ा शहर के बाजार खुल गए थे। शहर में शांति व्यवस्था कायम है, इसलिए आज इंटरनेट सेवा बहाल कर दी है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।